हेलो ऑल द डिकेटिव व्यूवर्स, मेरा नाम सुनीता स्वामी है। मैंने 2022 में कंडक्ट हुई एनटी की ओर से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेट प्लस जेआरएफ दोनों को क्वालिफाई किया है। अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़े अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों ही जयपुर से ही की है। मैंने अपनी पीजी हिस्ट्री से की है और नेट यूजीसी एग्जामिनेशन में ये मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। अभी मैंने कैसे किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, ये सबको शेयर करने से पहले मैं आपको यूजीसी के पेपर पैटर्न के बारे में बताती हूँ। पहले यूजीसी एग्जामिनेशन एनटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पे यूजीसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। अब यूजीसी एग्जामिनेशन क्या है, तो इसमें दो स्टेजेस होती है। पहले जो स्टेज है उसमें आप यदि नेट को क्वालिफाई करते हैं, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब ये किस चीज का एलिजिबिलिटी है, तो इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि ओवरऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में कंडक्ट हो उनके लिए। दूसरी स्टेज इसकी जेआरएफ की है। यदि आप नेट प्लस जेआरएफ दोनों क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएचडी के साथ में फेलोशिप भी मिलती है, जहां आपको पीएचडी में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। हम थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यूजीसी एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है उसमें दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर कंबाइंड होते हैं और उनको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ओवरऑल जो पेपर है वो 300 नंबर का हो जाता है। अब इसमें नेट और जेआरएफ कौन क्वालिफाई करता है, तो नेट में टॉप 10 to 15% बच्चे आते हैं और जेआरएफ में टॉप 1% बच्चे आते हैं। सो टॉप 1% में आना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम ये कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हमें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी और आप उसमें से कुछ सीख कर अपनी स्ट्रेटेजी में एड ऑन कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजीसी का जो पेपर पैटर्न है उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है उसमें जनरल टॉपिक्स होते हैं और जो दूसरा पेपर है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो पहला पेपर है जो कि जनरल होता है उसमें आपके जनरल टॉपिक्स आते हैं और ऐसे करके यूजीसी ने आपको टोटल 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। अभी 10 टॉपिक्स की भी सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको डिटेल सिलेबस देखने के बाद पता चलेगा, तो आप उसे देखिए। देखने के बाद आप उसमें अपने पोर्शन को छांटिए। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैंने टॉपिक देख लिए, जैसे कि इसमें हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, रिसर्च एप्टीट्यूड है एंड सो ऑन। आप टॉपिक देख लीजिए। जब आपने एक बार टॉपिक देख लिए हैं तो आप उसको आप इवेल्युएट कीजिए कि हाँ, मेरे लिए कौन सा टॉपिक है जिसे मुझे पहले स्टार्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं है। मैंने जब सिलेबस देख लिया था तो इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मुझे पहले से आते थे। मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ कि मैंने जो प्रिपरेशन की है यूजीसी नेट की, तो उसके लिए मुझे अप्रोक्स 2 महीने मिले थे, तो मैंने लगभग 2 महीने में किया है। उस 2 महीने में एक चीज थी कि मेरा जो हिस्ट्री था वो पहले से प्रिपेयर था, इसलिए मुझे ज्यादा एफर्ट अपने पहले पेपर में लगाने पड़े। तो आप इसे अपने हिसाब से देखिए कि हाँ, यदि आपका पहला वाला पेपर है तो 2 महीने इनफ है, तो आप इसे अपने हिसाब से देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है और फिर आप उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को शेप दीजिए। अब जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि जो पहला पेपर है उसको मैंने देख लिया था कि हाँ, ये टॉपिक्स हैं। अब उन टॉपिक्स में से मैंने टॉपिक छांट लिए। मैंने ऐसे टॉपिक छांटे, ये मुझे कैसा पता चला कि ये मुझे आते हैं और मुझे इनमें कम एफर्ट डालना है, तो उसके लिए मैंने PYQ लगाया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब मैंने उनको देखा तो कुछ ऐसा पोर्शन था जो मुझसे हो रहा था और उसमें शायद मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, DI हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ये 3-4 ऐसे टॉपिक थे जो शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए पहले से प्रिपेयर थे। अब ये पहले से प्रिपेयर का मतलब ये नहीं कि मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने किया लेकिन उन 2 महीनों के बीच में नहीं किया, क्योंकि मैंने
स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए केवल 2 महीने में प्रिपेयर किया था। जब मैंने एक बार देख लिया कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है, तो अब मैंने उन टॉपिक पे स्विच किया जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, जैसे कि आईसीटी हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो इन टॉपिक को मैंने कैसे प्रिपेयर किया तो मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है, ना मैं किसी कोर्स का पार्ट थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो भी टॉपिक जहां कहीं से भी पढ़े वो एकदम फ्री जो मटेरियल मिलता है लाइक यूट्यूब पे या फिर अपने किसी फ्रेंड से, तो उन्हीं के थ्रू किया था। अब यूट्यूब पे भी कौन से चैनल, तो स्पेसिफिकली मुझे कुछ 2-3 चैनल जो काफी पसंद थे, मैंने उन्हीं के थ्रू अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर किया। जैसे कि हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने अनअकैडमी प्लस एक आदित्य मैम का एक चैनल है, उनके थ्रू मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया। जब एक बार ये टॉपिक मैंने उनसे पढ़ लिए, उसके बाद मैंने वापस से पीवाईक्यू देखे। जब मैंने पीवाईक्यू देखे तो वो थोड़े सॉल्व होने लग गए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ शायद हो सकता है ये। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस की क्लासेस भी ली यूट्यूब पे, जिनमें वो पीवाईक्यू करवाते थे। ऐसे करके मैंने अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया। अब आपकी एक क्वेरी हो सकती है कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप यूट्यूब से या किसी दूसरी साइट से कुछ टॉपिक देख रहे हैं तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ नोट्स बना सकते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि जब आपके एग्जाम आएंगे उसके 3-4 दिन पहले आप आराम से उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मेरी डिटेल स्ट्रेटेजी थी फर्स्ट पेपर को लेके। अब मैंने क्या पेपर लगाया, तो जैसा कि मैंने बताया मैंने इसे 2 महीने में प्रिपेयर किया था। तो मैंने कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे थे और इन्होंने मेरी काफी हेल्प की, ना केवल मेरे फर्स्ट पेपर में बल्कि सेकंड पेपर में भी। अब चलो हम अपने सेकंड पेपर की ओर स्विच करते हैं। सेकंड पेपर जैसा कि मैंने बताया हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट था। इसके लिए मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली 3 पार्ट है। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, सेकंड मिडावल हिस्ट्री है, थर्ड आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। जो फर्स्ट है उसके लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो की और दूसरा आर.एस. शर्मा की बुक, और जो मिडावल हिस्ट्री है उसके लिए मैंने सतीश चंद्र और एक हरिश्चंद्र वर्मा इनकी बुक आती है वो मैंने फॉलो की। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए मैंने एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम इन्हें फॉलो किया। और इसमें एक पोर्शन होता है हिस्टोरियोग्राफी का, तो हिस्टोरियोग्राफी को मैंने मेरे फ्रेंड के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए इग्नू के नोट से उसे प्रिपेयर किया। और मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैंने वही जैसा मैंने पहले बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। अब मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे तो एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो एग्जाम निकली है उनमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब उन्होंने मुझे कैसे हेल्प की तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। पहला, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी तो उनमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मुझे शायद पहले से आते थे, और जब मैं उन्हें कर रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ शायद मैं इसमें थोड़ा और एफर्ट लगाऊं तो मैं कर पाऊंगी। दूसरा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपको पैटर्न पता चलता है कि हाँ एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये मेरी पेपर से रिलेटेड स्ट्रेटेजी थी। लेकिन ये सब करने के बाद मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, यदि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, ये मेरे रिसोर्सेज थे, यदि आप पहले से कोई रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और वो एकदम रिलेवेंट है, तो आप उस पर एकदम स्टिक डाउन रहिए। आप अपने साथ आप एकदम स्टिक डाउन और कॉन्फिडेंस रहिए कि हाँ मैं जो रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ एकदम सही है, क्योंकि सबका अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। आप उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आपको एग्जामिनेशन टाइम के समय होने वाली कुछ इंसिडेंट के बारे में पहले से ही अवेयर करवा देती हूँ। देखिए, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उससे पहले आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, एकदम फ्रीली माइंड से जाइए। जब मैं एग्जाम हॉल में गई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं अपने एग्जाम हॉल में एंटर की तो मैंने अपने आसपास के लोगों को नोटिस किया। मैंने देखा कि वहां पर मुझसे भी अधिक एज ग्रुप वाले बहुत से स्टूडेंट थे। उनको देखकर मैं डर गई और मुझे लगा कि यार मेरा तो मुश्किल ही है, ये तो कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे, पता नहीं इन्होंने कितनी बार दिया होगा या फिर इनको कितनी नॉलेज होगी। तो सच्ची बोलूं तो आप उनसे बिल्कुल मत डरिए। मैं डरी वहां पे, पर थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप से कहा जो आता है जैसा आता है हमें पेपर में लगाना है। जो हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, अब जो होगा वो पेपर डिसाइड करेगा और हमारा रिजल्ट डिसाइड करेगा कि एज ग्रुप का फैक्टर काम करता है या फिर नॉलेज गैप काम करता है। तो मैंने अपना पेपर दिया और अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं। अब ठीक है, इन सब के बाद
दूसरी चीज ये ध्यान रखने की है पेपर हॉल में, जब आप पेपर हॉल में अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जल्दीबाजी ना करें। वहां जो इन्विजिलेटर आपको निर्देश दे रहा है उसे ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे एग्जाम हॉल में क्या हुआ था, कुछ बच्चे थे जिनका पेपर सबमिट नहीं हो पाया था, टाइम हो गया था बट सबमिट नहीं हो पाया था, तो उनको खुद को भी नहीं पता चला कि वो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। बट जैसे हम निकलने लगे तो वहां अनाउंसमेंट हुई कि अभी आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ है। तो आप इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में बिना इन्विजिलेटर के सुने पेपर को सबमिट कर देते हैं और वो सबमिट होने से रह जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप थोड़ा अवेयर रहें। ठीक है, इन सब के बाद हम बात करते हैं अपनी थोड़ी मोटिवेशनल चीजों के ऊपर, जो हमारे लिए एक एनर्जी की जैसे काम करती है और उसके बिना आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे लिए मोटिवेशन की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा टॉप करता है वो परेशान नहीं होता। देखिए, परेशानियां सबके जीवन में आती है, प्रॉब्लम सबके पास है, बट सोल्यूशन भी हमारे पास ही होते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती है तो वो आपके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। कभी कभी हमारे आसपास बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है और कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। ये आपका अप्रोच है कि आप उन पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो आप उनके साथ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से लोगों की अलग अलग बातें सुननी पड़ती है, कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है, तो आप उन सबकी छोड़िए। यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही है, तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा अटेम्प्ट में निकल रहा है, कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई मुझे क्या कहेगा। आप बस खुद से पूछिए, आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर से आवाज आ रही है कि यू कैन, सो आप किसी की मत सुनिए, बस फिर आप करते जाइए। फिर आपको चाहे पहला अटेम्प्ट लगे, दूसरा लगे, तीसरा लगे, ये मैटर नहीं करेगा। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो ये सब भूल जाएंगे कि मेरा कौन सा अटेम्प्ट था। दूसरा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों दोनों से कैसे डील करें, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपने एक स्पीच में कहा कि वो भी डेली कम से कम 2 से 3 किलो गालियां खाते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच में ना देखकर यदि हम इसे एज अ मोरल अप्रोच में देखें तो वो भी हमें यही समझाना चाह रहे थे कि आपके क्रिटिक्स आपके बारे में बोलेंगे, कहेंगे, पर उनकी कही हुई बातों को आप नेगेटिविटी में कन्वर्ट मत कीजिए, आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, ताकि वो भी आपके लिए एक न्यूट्रिशन का काम करें। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिविटी ही आपको आगे बढ़ाए। मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस में पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी का भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब बस ये है कि आप नेगेटिविटी को इतना भी ज्यादा ना ले लें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। अब उसे कम करने के लिए क्या करें, तो मैं क्या करती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसी चीजें होती थी जो मैं खुद हैंडल कर लेती थी, जैसे किसी के कुछ कहा हुआ या फिर अपना खुद का स्ट्रेस। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो हमसे हैंडल नहीं हो रही होती है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी, यदि वो उनसे शेयर करने के लायक होता था तो। पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी बातों को मैं अपनी भाई बहनों के साथ में या फिर मेरे कुछ 2-3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ शेयर करती थी। वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पोलाइट वे में मेरी बातें सुनते थे। और कभी कभी मुझे किसी से कुछ गाइडेंस लेना होता था या फिर कुछ पूछना होता था, तो मेरे कुछ सीनियर्स भी हैं जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की इन सब चीजों में। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। उनका रोल मेरी सक्सेस में काफी है, क्योंकि पढ़ना ही इनफ नहीं होता। आप अपनी मेंटलिटी को, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीजें मायने रखती है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, आपने डिसाइड किया है कि आपको क्या बनना है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे कौन सी एग्जाम देनी है और इसके आगे मुझे क्या करना है, ये आपको पता है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को भी समझाएं कि हाँ इसका बेनिफिट है। आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन क्या है। यदि आपने एक बार डिसीजन ले लिया और आपने गोल डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो आप तब तक उसके ऊपर एफर्ट लगाइए जब तक कि वो मिल ना जाए। और जिस दिन मिल जाए उस दिन आप मेरी तरह डीकेटी के प्लेटफॉर्म पे आके बोलिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।